So DPP discussion A6 question number 1. Tan of something is equal to cot of something. Theta belongs to R. Fx is equal to mod sin theta plus mod cos theta की power x. X greater than equals to 1. Range of the function fx doesn't include out of these options. तो पहले क्या दिया गया क्वेश्चन में tan थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा टाइप दिया गया कुछ है ना. फिर एक फंक्शन डिफाइन किया गया एफ एक्स मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा की पावर एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 1. अब इस फंक्शन की रेंज में इनमें से कौन सा एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा. तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा है. तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा. तो पहले फर्स्ट कन्वर्ट कॉट इनटू tan. तो tan 2 पाई मॉड साइन थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस 2 पाई मॉड कॉस थीटा. कॉट को कैसे लिख दिया हमने tan पाई बाई 2 माइनस अल्फा से. अब tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है तो सॉल्यूशन क्या होगा. थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. तो यहां से 2 पाई मॉड साइन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 2 पाई मॉड कॉस थीटा. सिंपल. अब यहां से मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा n इज इक्वल टू 0 रखने पर आएगा 1/4, 1 रखने पर आएगा 3/4, n इज इक्वल टू 2 रखने पर मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा आएगा 5/4. डिफरेंट वैल्यू ऑफ n के लिए डिफरेंट मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा का वैल्यू अटेन होगा. बट मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है. इसका पीरियड होगा π/2. और जब इसका हम रेंज फाइंड आउट करेंगे तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ तुम्हें 0 से π/2 में फाइंड आउट करना है जो कि पीरियोडिक फंक्शन है. तो 0 से π/2 में जैसा ग्राफ बनेगा वैसे ही अगेन π/2 से पाई में भी वही बनेगा. तो फिर से वही बनने वाला है आगे पीछे. तो मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से π/2 में जो अटेन करेगा वही उसका ओवरऑल रेंज होगा. तो वो वैल्यू आएगा 1 से √2. तो मतलब मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर होता है और माइनस मतलब √2 से स्मॉल होगा. 1 से √2 के बीच में लाई करेगा. तो ये वाली जो वैल्यूज है 1/4, 3/4 ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है. जो एफ एक्स का जो मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा का वैल्यू है एक्सेप्टेबल वो है 5/4. ये लाई कर रहा है 1 से √2 के बीच में. अब अगर इसका वैल्यू 5/4 है तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो कितना हो जाएगा 5/4 की पावर x बट फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए. तो एफ एक्स हो गया फाइनली 5/4 की पावर x बट क्वेश्चन में गिवन है x ग्रेटर देन 1. तो x ग्रेटर देन 1 के लिए जब हम इस ग्राफ को देखेंगे तो ये क्या होगा. ये 5/4 से लेके इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू कवर कर लेगा. यानी 1 पॉइंट समथिंग से लेके इन्फिनिटी. तो 1 तो कभी इसकी रेंज में आया ही नहीं ये वाला. बाकी 2, 3, 4 सब अटेन कर लेगा. तो ये सिंपली क्वेश्चन था tan थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ समथिंग. तो बस tan में कन्वर्ट किया है. यहां से ये फंक्शन का वैल्यू आ रहा है जो एक्सेप्टेबल है उसके लिए फंक्शन आ रहा है और ये सारी वैल्यू अटेन कर रहा है. 1 के एक्सेप्ट बस 1 अटेन नहीं कर पाएगा इस आउट ऑफ दीज ऑप्शंस. क्वेश्चन नंबर 2. अल्फा बीटा गामा विद द डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशंस. अच्छा इन सारी इक्वेशन को देख के ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे x मतलब जैसे कोई इक्वेशन है जैसे ये वाला. तो ये इस वाली इक्वेशन में अगर मैं x मतलब अल्फा रख दूं बीटा रख दूं गामा रख दूं तो वो सब ये दे रखे. अच्छा फिर मुझे क्या दिया जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है इस एक्सप्रेशन. पहले ये 3 इक्वेशन दी गई सिंपली और फिर पूछा जा रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ. तो इन तीनों इक्वेशन को देख के समझ में आ रहा है कि ये वाले एक्सप्रेशन को कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है इस एक्सप्रेशन को. अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है गामा भी सेटिस्फाई कर रहा है. इट मींस ये तो एक क्वाड्रेटिक है. अब क्वाड्रेटिक है इसके 3 से मतलब 2 से ज्यादा वैल्यू अटेन कर रहा है. 2 से ज्यादा वैल्यू को ये एक्सेप्ट कर रहा है. सॉल्यूशन है 2 से ज्यादा वैल्यू. इसका मतलब तो ये आइडेंटिटी है क्योंकि क्वाड्रेटिक की तो 2 रूट होते हैं. अगर 2 से ज्यादा वैल्यू अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है 2 से ज्यादा अगर रूट्स आ रहे हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के इट मींस कि वो तो अब एक आइडेंटिटी की तरह ट्रीट हो रहा है. तो आइडेंटिटी होगा तो फिर क्या होता है. कोई भी क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी कब होता है कि जब उसका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म साइमल्टेनियसली जब 0 हो जाएंगे तब ये एक मतलब उसके बाद ये क्या है 2 से ज्यादा रूट सेटिस्फाई कर सकता है. तो यहां से a sin थीटा आ जाएगा. इसको 0 करेंगे तो b cos थीटा आ जाएगा. c 0 आ जाएगा. तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू जिसका मैक्सिमम पूछा जा रहा है वो सिंपली ये मिल जाएगा मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन. 1 ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा 3 sin थीटा cos थीटा 5 cos थीटा. तो फाइनली जो ट्रिग्नोमेट्री आ रही है डिनोमिनेटर में ये एक्चुअली a sin थीटा प्लस b cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा. टाइप जैसे 3/2 sin 2 थीटा ये हो गया और बाकी इसको cos 2 थीटा में कन्वर्ट करने के बाद ये फाइनली एक्सप्रेशन आ रहा है. अब इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि a sin x प्लस b cos x यहां से यहां तक वेरी करता है. √ ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस से प्लस तक. तो फिर
अब कितना होगा देखो, 3/2 साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस थीटा की हम बात करें तो ये करेगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, फिर 3 ऐड कर दिया इसमें, तो फाइनली ये इसका फिर रेसिप्रोकल ले लिया है, तो ये 2/11 से 2, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है? सिंपल कैलकुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट, ऑल द नेचुरल नंबर्स सम ऑफ हुज डिजिट्स इज 8 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, then 1/17th number in the list doesn't contain the digit out of these option। तो मतलब n डिजिट का कोई नंबर है जिसके सारी डिजिट का समीशन 8 आ रहा है और फिर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हैं, तो 1/17th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, फिर उस नंबर में कौन सा डिजिट कंटेन नहीं कर रहा है ऑप्शन में से। तो सिंपल पहले मैंने क्या किया कि x1 x2 x8 डॉट डॉट xn ये एक नंबर है, सपोज n डिजिट का ये कोई नंबर है। अच्छा, अब इनका जो समीशन आ रहा है डिजिट का वो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना आएगा इस इक्वेशन का? वो आएगा 8 प्लस n माइनस 1 c n माइनस 1, तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 7 प्लस n c 8, एक ही बात है। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर से, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर से, तो ये आ गया। अब इसमें n इज इक्वल टू 1 रखने पर कितना आएगा? 1 आएगा, 2 रखने पर 9 आएगा, 3 रखने पर 45 आएगा, 4 रखने पर 165 आएगा, मतलब हम 170 के हम पास पहुंच रहे हैं। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि 4 डिजिट तक जितने भी नेचुरल नंबर है जिनका समीशन 8 आ रहा है डिजिट का, वो 165 डिजिट काउंट हो चुकी हैं उसमें। जैसे सपोज कि जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे सपोज कि यहाँ पे ये सारे डिजिट 0 आ गए, 0 0 0, लास्ट वाला 8 आया, तो इसका मतलब 1 डिजिट का नंबर काउंट हो चुका है इसमें। जैसे सपोज सारे 0 आए और जो बाद में जैसे xn माइनस 1 और जो xn है ये, इन दोनों का नंबर जैसे 1 आ रहा है यहाँ 7 आ रहा है, तो केवल ये 2 डिजिट का नंबर हो गया, बाकी सब 0 है ये सब, और लास्ट की 2 डिजिट का सम कितना आ रहा है? 17, मतलब 8 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 डिजिट के नंबर भी काउंट हो चुके हैं इसमें। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 रखने पर जो 165 आ रहा है, तो अप टू 4 डिजिट, 1 डिजिट के, 2 डिजिट के, 3 डिजिट के, 4 डिजिट के जितने भी नंबर हैं उन सब का समीशन जिनका डिजिट ऑफ सम 8 है वो सब काउंट हो चुके हैं 165 तक। अब जो 117th नंबर होगा वो जैसे 165 से जितने भी जैसे 166 नंबर होगा तो वो 5 डिजिट का बनने वाला है। तो 5 डिजिट का वो नंबर जिसका सम ऑफ डिजिट 8 आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होने वाला है? 10007। फिर 167 क्या होने वाला है? बस यहां से बढ़ाते जाओ, 162534। तो ये जो 117th नंबर है वो ये आने वाला है 10043। अब इस डिजिट में, इस नंबर में कौन सा डिजिट कंटेन नहीं कर रहा है? 2 कंटेन नहीं कर रहा है, 5 कंटेन नहीं कर रहा है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5, log ऑफ 2 प्लस एक्स टू द बेस x log 6 माइनस एक्स टू द बेस x। अब देखो यहाँ पे जो बेस है वो वेरिएबल है, तो वेरिएबल बेस होगा तो उसमें केस कंसीडर करेंगे। एक बार केस लेंगे 0 से 1, बेस को जो 0 से 1 लिया है एक बार, तो साइन ऑफ जो चेंज है इनइक्वालिटी वो चेंज होगा। फिर उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसके साथ इसका जो कॉमन पार्ट है वो 5 है। अच्छा, जब बेस हमने ग्रेटर देन 1 लिया है तो साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज नहीं होगा तो जो उसका सॉल्यूशन है उस कंडीशन के अंदर उनका कॉमन पार्ट आएगा 1 से 2। तो दोनों केस को मिला के उसका यूनियन आ रहा है 1 से 2। अच्छा, बट लॉग डिफाइन होने के लिए ये 2 प्लस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ये 6 माइनस एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो फाइनली इन तीनों कंडीशन का जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो आ रहा है 1 से। वेरिएबल बेस है तो कंडीशन के साथ सॉल्व कर रहे हैं, केस कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या है? ये बाइनोमियल का प्रोडक्ट का सीरीज है, बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रोडक्ट का सीरीज। 25C0 25C2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 25C1 25C3। तो इस तरीके से ये बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रोडक्ट का सीरीज है। तो सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म लिखने के बाद ये मल्टीप्लाई किया गया इधर r में और ये फिर 1 में मल्टीप्लाई किया, तो ये सेपरेट होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये पहले r रिमूव करना पड़ेगा, जो ये r आ रहा है यहाँ पे। तो एक फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू NCR क्या होता है? अब ये सेम है ये r और r, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, ये n जो है वो नीचे आएगा, इधर n आ गया मल्टीप्लाई में, और ये दोनों का जो इंडेक्स है अपर इंडेक्स और लोअर इंडेक्स वो एक एक कम हो जाएगा ये। तो ये 25 नीचे आ गया और यहाँ पे 24C4 CR माइनस 1 हो गया, ये r रिमूव हो गया बस। अच्छा, अब ये दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट का सीरीज हो गया और सिंपल ये भी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो लोअर सबस्क्रिप्ट का समेशन कांस्टेंट होता है, मतलब बाइनोमियल प्रोडक्ट सीरीज में एक टाइप होता है
कि जैसे यहाँ पे लोअर सबस्क्रिप्ट का समेशन अगर कांस्टेंट है तो फिर कांस्टेंट होने के लिए क्या होगा, इस एनसीआर को हमने लिखा एनसीएन माइनस आर, तो देखो ये आ गया। इस एनसीआर को हमने लिखा एनसीएन माइनस आर। अब यहाँ पे जो लोअर सबस्क्रिप्ट है इसका समेशन कितना आ रहा है 23, तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 24 और 1 प्लस एक्स की पावर 25, उन दोनों के एक्सपेंशन में ये जो सीरीज आने वाला है ये x की पावर 23 का कॉफिशिएंट आने वाला है, क्योंकि बाइनोमियल कॉफिशिएंट 23 का आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसको जो लोअर सबस्क्रिप्ट का समेशन है वो 23 आया है, तो ये आंसर होगा। तो 49 एक मिनट 23 मतलब 22 आ रहा है, समेशन कितना आ रहा है लोअर सबस्क्रिप्ट का 22। तो इन दो 1 प्लस एक्स की पावर 24, 1 प्लस एक्स की पावर 25, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 49 में 22 का कॉफिशिएंट, तो वही आएगा एक्स की पावर 22। यहां पे समेशन कितना आ रहा है 23, और 1 प्लस एक्स की पावर 25, 1 प्लस एक्स की पावर 25, 1 प्लस एक्स की पावर 50, उसमें किसका कॉफिशिएंट 23 का, तो वही आएगा सिंपली। अब यहां से कंपेयर करेंगे ये वाला जो दिया गया ये, तो फिर ये वैल्यूज आ जाएंगी सिंपली। ओके, नेक्स्ट डीपीपी A7। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि ये देखा है मॉड में, ये देख रखा है कुछ। अच्छा, इधर ये मॉड के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें थोड़ा सा साइन में कन्वर्ट कर दिया इस कॉस को भी, तो फाइनली ये आ गया। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो पॉजिटिव है, तो इसको तो मॉड के अंदर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब फाइनली ये है, और फिर ये प्लस ये, इनको देखने पे दिख रहा है कि यहाँ पे तो जो रिलेशन होल्ड कर रहा है वो ये है कि मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी। तो ये कब होल्ड करता है? इसको रिलेशन को होल्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब इसको जब हमने ए का मतलब यहाँ पे ये है, बी का मतलब ये है, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, तो ये तो पॉजिटिव है ऑलवेज, तो डिवाइड हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव मतलब एक्स लाई करेगा -4। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, क्वेश्चन नंबर 3, इन 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर की पावर 12। अब देखो ये मल्टीनोमियल वाला क्वेश्चन है, तो फिर क्या होगा, इसका जो भी जनरल टर्म आएगा, इसका जनरल टर्म किस टाइप का होगा, जनरल टर्म होगा जैसे 12 फैक्टोरियल, और जैसे 1 है, एक टर्म माइनस एक्स है, एक टर्म है 2x स्क्वायर, तो इन पे कुछ पावर आ गया, जैसे 1 पे कोई पावर आ गया, माइनस एक्स पे कोई पावर आ गया, 2x स्क्वायर पे कोई पावर आ गया, और उन्हीं पावर्स का फैक्टोरियल नीचे आएगा। ये इसका जनरल टर्म इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, अब इनका यहाँ पे जो हमने x की पावर को एक्यूमुलेट किया तो हमें R2 प्लस 2R3 मिला, और ये -1 की पावर R हमने R2 अलग निकाल लिया। तो ये जो है ये तो x की पावर 4 होना चाहिए, यानी दिस शुड बी 4। अब मुझे ये पता है कि R1 R2 R3 का इंडिविजुअल वैल्यू 0 से 12 तक जा सकता है। अच्छा, और जिनका समेशन कितना आएगा तीनों का, वो आएगा 12। तो अब यहां पे जैसे R2 प्लस 2R3 4 है, तो किस सेट ऑफ R2 R3 के लिए ये 4 होगा, और R1 R2 R3 का समेशन 12 भी होना चाहिए, और ये रिलेशन भी होल्ड करना चाहिए। तो इस रिलेशन को होल्ड करने के लिए और इस रिलेशन को होल्ड करने के लिए, और R1 R2 R3 वो जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो देखो फिर पॉसिबिलिटी क्या क्या है। जैसे पहले मैंने R3 का ये जो वैल्यू है वो 0 रखा है यहाँ पे, तो R3 का वैल्यू है 0 रखेंगे, तो देखो R2 का वैल्यू 4 आ जाएगा। R2 का वैल्यू 4 आने के बाद यहाँ रखेंगे तो फिर R1 का वैल्यू 8 आ जाएगा। ऐसे R3 का वैल्यू एक बार मैंने सपोज 1 किया, यहाँ पे 1 सपोज किया, तो 1 करेंगे तो इधर 2 होगा R2 का वैल्यू, तो R1 R3 का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो मतलब R2 R3 का, तो R1 का वैल्यू फिर 9 आ जाएगा। R3 को फिर से एक बार 2 सपोज किया तो R2 का वैल्यू भी आ गया 0, फिर R1 का वैल्यू आ गया 10। अब R3 का वैल्यू हम 2 से ज्यादा रख ही नहीं सकते, क्योंकि R3 का वैल्यू अगर 2 से ज्यादा रखेंगे तो ये R2 नेगेटिव आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वो ट्रिपलेट है R1 R2 R3 का, ये वो सेट ऑफ वैल्यूज है जहां पर ये x की पावर 4 बनने वाला है। तो एक बार ये वैल्यू रख दो, एक बार ये वैल्यू रख दो, एक बार ये सेट ऑफ वैल्यू रख दो, तो वो कॉफिशिएंट फाइनली ये निकल आएगा उस R1 R2 R3 के लिए। बट क्वेश्चन में जो आंसर है इस क्वेश्चन का, वो ऑप्शन में कुछ एनसीआर टाइप में दे रखा है, तो ठीक है, मतलब कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये 12C8 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ 12C10 दे रखा है, तो वो जनरेट कर लेंगे 12C10 को। अच्छा, ये जैसे 12C10 आ गया यहाँ, और जैसे 12C9 दे रखा है, तो 3 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12C9 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर अगेन एक ऑप्शन है जिसमें इस तरीके से 14C4 में कन्वर्ट कर रहा है वो, तो फिर अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कि NCR प्लस NCR प्लस 1, ये कितना होगा N+1 CR+1, मतलब ये दोनों सेम है और इनमें 1 का डिफरेंस है।
तो ये एक इंक्रीज कर जाएगा और इनमें से जो ग्रेटर है वो वाला आ जाएगा। तो इनका यूज करके सिंपल कैलकुलेशन से ये इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा। हम वैल्यू भी कंपेयर कर सकते हैं, जिन दो ऑप्शन का वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब ये तो आंसर ही है। अब इसका वैल्यू एग्जैक्टली इसके इक्वल आ रहा होगा तो वो ये भी आंसर है। बाकी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n द कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर 3 एंड माइनस 6 रेस्पेक्टिवली फाइंड m एंड। तो सिंपल फिर से बाइनोमियल का एक्सपेंशन है। तो ये देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, 1 प्लस mc1 x mc2 x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये वाले में 1 माइनस nc1 x nc2 x स्क्वायर, अल्टरनेटिव प्लस माइनस आएगा। तो अब कॉफिशिएंट ऑफ x कैसे बनेगा, कॉफिशिएंट ऑफ x मतलब ये जो 1 है जब x से मल्टीप्लाई होगा, और जब ये x है वो जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर ये 3 हो गया। ये दे रखा है कॉफिशिएंट ऑफ x। अच्छा, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैसे जनरेट होगा कि जब मैं इस 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस x स्क्वायर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने पर m और n कितना आ जाएगा, सिंपल। दो इक्वेशन है, m n, टू वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 7, px is a polynomial with integral coefficients such that for distinct integrals a b c d p a is equal to p b is equal to p c is equal to p d is equal to 3 and p is equal to 5, p is another integer and e can't be, ये ऑप्शन से पूछा जा रहा है 1 3 4 5, e क्या पॉसिबल नहीं है। तो देखो px एक पॉलिनोमियल है जिसमें 4 इंटीजर्स पे ये वैल्यू सेम आ रहा है 3 के इक्वल। अब यानी कि p इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी डी इज इक्वल टू 3, ये होल्ड कर रहा है। मतलब अब पी एक्स माइनस 3 अगर मैं बोलूं कि अगर ये कोई पॉलिनोमियल होगा, ये भी एक पॉलिनोमियल है पी एक्स माइनस 3, तो इसका एक रूट तो ए ही हो गया, क्योंकि ए रखने पर ये क्या होगा पी ए माइनस 3, तो पी तो 3 है, तो 3 3 माइनस 0 हो जाएगा। बी भी सेटिस्फाई करेगा, सी को भी सेटिस्फाई करेगा, डी को भी सेटिस्फाई करेगा। इजिली यहां से मैंने ये स्टेटमेंट बोला है। इन 4 पॉइंट पे ये वैल्यू सेम आ रहा है, तो इनका मतलब पी एक्स माइनस 3 ये इन 4 वैल्यू को तो सेटिस्फाई करेगा ही। अच्छा, अब पी एक्स माइनस 3 भी एक पॉलिनोमियल है जिसके 4 रूट तो एक्स मतलब ए बी सी डी होगा। सपोज कि पी एक्स नहीं पता है कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, सपोज इसके बाद भी कुछ उसमें मतलब उसके बाद सपोज के 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल तो यही बना लेंगे, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी, बट फिर भी 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बना। अब अगर ए बी सी डी इसके फैक्टर है तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी से तो ये डिवाइड ही हो जाएगा, और बाकी जो भी बचेगा वो क्यू एक्स है सपोज। अच्छा, अब हमें p इज इक्वल टू भी दे रखा है, p इज इक्वल टू क्या है 5, तो यहाँ पे जब e पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये तो 2 हो गया वैसे, और इधर कितना हो जाएगा यहाँ पे e रख दो, e माइनस ए e माइनस बी e माइनस सी e माइनस डी क्यू ई इज इक्वल टू 2। अब इंटीग्रल कॉफिशिएंट भी थे, कॉफिशिएंट भी इंटीग्रल है, तो फिर यहाँ पे किसी भी इंटीजर पे जब तुम वैल्यू निकालोगे तो क्यू भी एक इंटीजर आएगा, ये भी एक इंटीजर आएगा, क्यू भी ये भी एक इंटीजर है। अच्छा, अब 5 इंटीजर का मल्टीप्लाई करके, 5 इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद आ रहा है 2। ओके, तो अगर कैसे पॉसिबल है फिर ये, सपोज कि ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए और ये 2 हो जाए। अच्छा, ये हो सकता है कि ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, और ये -1 हो जाए, ये -2 हो जाए, तब भी पॉसिबल है। तो फिर इसमें से अब मुझे पता है कि एबीसीडी क्या देखा है, देखो एबीसीडी में डिफरेंट बोला जा रहा है। एबीसीडी अगर डिफरेंट है तो ई माइनस ए ई माइनस बी ई माइनस सी ई माइनस, ये 4 वैल्यू तो डिफरेंट ही होंगे फिर ऑब्वियसली। जब एबीसीडी डिफरेंट है तो ई माइनस ए ई माइनस बी ई माइनस ई माइनस ये भी तो डिफरेंट होंगे। अगर ये डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो इन 5 का मल्टीप्लाई 2 तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका 5 इंटीजर है, इनका प्रोडक्ट 2 आना है, और इन 4 में से कोई भी इक्वल नहीं हो सकता, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है, यानी ई पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन ही ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऐसा होने के बाद पी का वैल्यू 5 आ जाए। तो ई कांट भी ना 1 हो सकता है, ना 2 हो सकता, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ई का कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे।